सेक्शन 15 आज हम डिस्कस करेंगे। चूंकि हम सिमिलर फैक्ट्स के एविडेंस कोर्ट में रिलेवेंट होती है या नहीं होती है, इसके मुतालिक हम डिस्कस कर रहे थे। सेक्शन 15 और 16 जो है वो इसी के रिलेटेड है। क्या एविडेंस ऑफ सिमिलर फैक्ट्स इज एडमिसिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ और नॉट। सेक्शन 15 डील्स विद फैक्ट्स बेयरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। जब एक इंसान कोई एक्ट करता है दो ही सूरतें होती है, क्या इसने ये जानबूझ के किया, क्या इसने ये अनजाने में किया। अगर जानबूझ के किया होगा तो हम उसे इंटेंशनल एक्ट कहते हैं, और अगर हादसाती तौर पे हुआ है अलग उसे हम कहते हैं एक्सीडेंट। अब कोर्ट में यही मसला है कि क्या एक इंसान ने जो एक्ट किया है, क्या उसका वो एक्ट इंटेंशनल एक्ट था या एक्सीडेंटल एक्ट था। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? एविडेंस ऑफ सिमिलर फैक्ट्स। वो दिमाग में रखो। जब भी कोर्ट के पास ये क्वेश्चन होगा वेदर एन एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, या जिस इंसान ने ये एक्ट किया है क्या इसने एक पर्टिकुलर नॉलेज से किया है, क्या इसका इल्म था उसे। आपको समझ में आ गया? नॉलेज से किया है या इंटेंशन से किया है। कोर्ट में इट इज द फैक्ट इन इशू। व्हाट इज द फैक्ट इन इशू? Whether an act was accidental or intentional, or whether an act was done with a particular knowledge or intentional. कोर्ट के सामने कुछ चीजें आती हैं, कुछ नुक्ते आते हैं कि यह इंसान जो है इसने इससे पहले बहुत सारे ऐसे काम किए थे। आपको समझ में आ गया? The fact that such act formed a series of transactions, ठीक है, series of similar occurrences. इसने जो एक्ट किया है, कोर्ट को क्या देखना है? Whether this act is intentional or accidental, or it is done with a particular motive or intention, ये कोर्ट को देखना है। लेकिन कोर्ट के सामने क्या आता है कि इसने इसी जैसे एक्ट बहुत किए हैं इस एक्ट से पहले भी। आपको समझ में आ गया? और हर उस एक्ट में यही इंसान शामिल था और कोई नहीं था। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स यहां पे कोर्ट क्या देखता है? सिमिलर फैक्ट्स देखता है। आपको समझ में आ गया? इस एक्ट का, किसी रॉन्ग का आप पे इल्जाम है, लेकिन कोर्ट के सामने आता है कि ये एक्ट करने से पहले आपने इसी जैसे एक्ट बहुत सारे किए हैं, और वो सारे एक्ट जो हैं उसमें और कोई मुलव्विस नहीं था बल्कि यही था। कौन? एक्यूज्ड। आपको समझ में आ गया? मिसाल के तौर या ये रेलिवेंट माना जाता है। इस सूरत में एविडेंस ऑफ सिमिलर फैक्ट्स इज रेलिवेंट। ठीक है, क्यों रेलिवेंट है? किस चीज से रेलिवेंट बन गया? एविडेंस ऑफ फैक्ट्स ऑफ सिमिलर फैक्ट्स। आपको समझ में आ गया? मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूं। देयर इज अ पर्सन ए, इस पे इल्जाम है कि उसने अपने मकान को जलाया इस गर्ज से कि ये इंश्योर्ड से पैसे वसूलना चाहता था। आपको समझ में आ गया? तो यहां पे कोर्ट को क्या देखना है? क्या ये मकान जो जला है वेदर दिस इज एन एक्सीडेंटल एक्ट और इंटेंशनल एक्ट, क्या ये इसने ये जानबूझ के तो नहीं किया, एक पर्टिकुलर इंटेंशन से तो नहीं किया, या पर्टिकुलर नॉलेज से तो नहीं किया। कोर्ट को यही देखना है। आपको समझ में आ गया? ठीक है। व्हाट इज द फैक्ट इन इशू हियर? क्या ए ने जो मकान जलाया क्या ये एक्सीडेंटल एक्ट था या इंटेंशनल एक्ट था। कोर्ट के सामने कुछ चीजें आती हैं कि इससे पहले भी ये इंसान जो है, ये एक्यूज्ड जो है, ए एक्यूज्ड, ठीक है, ये सक्सेसिवली बहुत सारे मकानों में रहा है। इस मकान को जलाने से पहले ये बहुत सारे मकानों में रहा है। ठीक है, हर उस मकान का इंश्योरेंस कराया था इसने। हर कोई मकान इंश्योर्ड था। आपको समझ में आ गया? और हर मकान में आग लगी। आपको समझ में आ गया? और हर किसी मकान के लिए इसने इंश्योरेंस का पैसा लिया। आपको समझ में आ गया? तो यहां पे ये रेलिवेंट है कि नहीं है? ठीक है, क्योंकि कोर्ट से कोर्ट को क्या इन्फ्लुएंस मिली यहां पे कि यहां पे इसने मकान जलाया होगा, ये उसने खुद जलाया होगा। इट इज नॉट एन एक्सीडेंटल एक्ट, इट इज एन इंटेंशनल एक्ट। आपको समझ में आ गया? तो सिंपल सी बात है, ये जो आग लगी है इस मकान में, कोर्ट सिंपल सी बात है, कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचेगा दैट द फायर वाज नॉट एक्सीडेंटल, इट वाज इंटेंशनल। लेकिन किसकी मदद से? सिमिलर फैक्ट्स की मदद से। आपको समझ में आ गया? जब भी कोर्ट को
ये देखना होगा कि फलानी एक्ट जो है क्या ये एक्सीडेंटल एक्ट है या इंटेंशनल एक्ट है, या क्या ये एक्ट एक इंसान ने इल्म होते हुए किया या इन किसी पर्टिकुलर इंटेंशन से किया, तो उसमें ये चीज रिलेवेंट बन जाएगा कि ये एक्ट करने से पहले इस इंसान ने बहुत सारे एक्ट्स किए हैं और हर उस एक्ट में यही इंसान शामिल था, एक्यूज्ड शामिल था। आपको समझ में आ गया? अब इसकी कुछ एक्सेप्शंस। सवाल पैदा होता है कि इस एविडेंस ऑफ सिमिलर फैक्ट्स को कोर्ट रेलिवेंट क्यों मानेगा? दिस इज द क्वेश्चन। मैंने परसों आपको कहा था वो कोहैबिटेशन वाला केस, भाई और बहन के बीच में इंसेस्ट होता था, ठीक है? तो कोर्ट ने ये नहीं कहा, कोर्ट ने कहा कि ये सफिशिएंट नहीं है क्योंकि वो एक ही होटल में रहते थे, एक ही कमरे में होते थे, एक ही बेड पे होते थे, इससे इनका गिल्ट साबित नहीं होता। लेकिन ये जो कहते हैं, क्या कहते थे कि हमारे बीच की रिलेशन जो है दैट इज एन इनोसेंट रिलेशन, ठीक है? इस इनोसेंट रिलेशन को वो अपने लिए एक डिफेंस बनाते हैं। आपको समझ में आ गया? क्योंकि वो एक ही होटल में रहते थे, एक ही कमरे में, एक ही बेड पे, और कोर्ट के सामने यह भी आया कि इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे सेक्सुअल इंटरकोर्सेस किए हैं, ठीक है? और 1980 में उनका एक बच्चा भी हुआ। आपको समझ में आ गया? इनसे उनका वो डिफेंस, कौन सा डिफेंस? इनोसेंसी का डिफेंस, वो क्या होता है? ओवरथ्रो होता है। आपको समझ में आ गया? दिस द फर्स्ट थिंग कि इसीलिए सिमिलर फैक्ट्स की एविडेंस को कोर्ट इसलिए रेलेवेंट मानता है टू प्रूव सिस्टम और डिजाइन और टू ओवरथ्रो द डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव एक्सेप्शन and it is recognized under section 15 of Indian Evidence Act, ठीक है? अब ये सेक्शन जो है it comes into play in two cases. Section 15 comes into play in two cases. पहला, जब भी क्वेश्चन हो कि एक इंसान को जिस एक्ट के लिए चार्ज किया गया है, एक इंसान का जिस एक्ट का उस पर इल्जाम है, ठीक है, अगर कोर्ट को देखना होगा क्या उसका वो एक्ट एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है। आपको समझ में आ गया? और अपने डिफेंस में वो कहता है दैट दिस इज एन एक्सीडेंटल एक्ट, दिस इज एन एक्सीडेंटल एक्ट। अगर सिमिलर फैक्ट्स की एविडेंस से उसका वो डिफेंस साइडलाइन हो जाता है, डिफेंस क्या है? एक्सीडेंट, जैसा मैंने जानबूझ के नहीं किया, यह हादसाती तौर पे हुआ, अलगबगो। आपको समझ में आ गया? अगर सिमिलर फैक्ट्स की एविडेंस से प्रूव हो जाता है दैट दिस इज नॉट एन एक्सीडेंटल एक्ट, दिस इज एन इंटेंशनल एक्ट। आपको समझ में आ गया? तो उसमें सिमिलर फैक्ट्स की एविडेंस रेलेवेंट मानी जाएगी। अभी मैंने आपको मिसाल दी, वहां पे कोर्ट किस नतीजे पे पहुंचा? दैट दिस एक्ट इज नॉट एक्सीडेंटल एक्ट, इज इट इंटेंशनल एक्ट। अगर आक इंसान ओस वारियान मकानन मज रूदमुत हो, यह कत पॉसिबल प्रत कुन 10 मकानन मज रूदमुत 10 वनी लग नार, ठीक है? क्या इट इज हाईली इम्प्रोबेबल, इट इज हाईली इम्प्रोबेबल कि 10 वनी मकानन लग नार, ठीक है? 10 वनी मज यो शामिल, तो 10 वनी मकानन मज तरन अमिस पोंस। आपको समझ में आ गया? तो वहां पे उसने अपने डिफेंस में क्या कहा था? उसने अपने डिफेंस में क्या कहा था? जिसके मकान में आग लगी थी, उसने अपने डिफेंस में क्या कहा था? एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन सिमिलर फैक्ट्स की एविडेंस से क्या प्रूव हो गया कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये इंटेंशनल एक्ट है। आपको समझ में आ गया? ये पहली सिचुएशन है जब सिमिलर फैक्ट्स की एविडेंस कोर्ट में रेलेवेंट मानी जाएगी, तब जब एक इंसान ने कोई एक्ट किया है और अपने डिफेंस में वो एक्सीडेंट को लेता है, एक्सीडेंट को वो डिफेंस बनाता है, लेकिन सिमिलर फैक्ट्स की एविडेंस से साबित होता है दैट वाज नॉट एन एक्सीडेंटल एक्ट, दैट वाज एन इंटेंशनल एक्ट। लेकिन किसकी मदद से? सिमिलर फैक्ट्स की एविडेंस से। व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर द एक्ट विद विच अ पर्सन इज चार्ज्ड is accidental or intentional and the defense of accident has been set up. एक इंसान एक्सीडेंट को अपना डिफेंस बनाता है, लेकिन सिमिलर फैक्ट्स की एविडेंस से यह साबित होता है कि वो एक्सीडेंट नहीं था बल्कि इंटेंशनल एक्ट था। आपको समझ में आ गया? दूसरी सिचुएशन, जब भी क्वेश्चन हो कि एक इंसान ने जो एक्ट किया है, क्या ये एक्ट उसने एक पर्टिकुलर नॉलेज से किया या पर्टिकुलर इंटेंशन से किया? आपको समझ में आ गया? When the question is whether the act was done with a particular knowledge or particular intention. एक इंसान अपने डिफेंस में कहता है कि जैसा मैंने एक्ट किया, लेकिन मेरा ये एक्ट जो है ये इंटेंशनल एक्ट नहीं था, या मुझे नहीं पता था ऐसा,
आपको समझ में आ गया? मिसाल के तौर पे पर्टिकुलर नॉलेज की बात आती है ना, ठीक है। मैंने आपको इससे पहले भी एग्जांपल दी थी। एक इंसान पे इल्जाम है कि इसने चोरी का माल रिसीव किया, ये इल्जाम है उस पर। ही रिसीव्ड द गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन, लेकिन कोर्ट के सामने आता है कि इसने इससे पहले भी बहुत माल पकड़ा था, बहुत माल रिसीव किया था, और वो सारा माल चोरी का था। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स यहां पे इसे क्या था, यहां पे क्या था, इसे पर्टिकुलर नॉलेज थी। आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब वो पर्टिकुलर नॉलेज थी, ये किसकी मदद से कोर्ट के सामने आ गया? सिमिलर फैक्ट्स की। इससे पहले भी इसने बहुत सारा माल पकड़ा था, बहुत सारा माल रिसीव किया था, और वो सारा माल चोरी का था। इसीलिए ये माल जो इसने पकड़ा है, इससे पता था कि जो माल मैं रिसीव कर रहा हूं वो चोरी का ही है। आपको समझ में आ गया? इन एसेंस अगर हम देखेंगे दोनों केसेस जो हैं, जो मैंने दोनों एक्सेप्शंस बताई, दोनों केसेस जो हैं दे कम टू द सेम थिंग। बोथ दीज केसेस कम टू द सेम थिंग। क्या चीज? दैट द एक्ट वाज नॉट एक्सीडेंटल। अभी मैंने आपको बताया, क्या साबित होता है? एक्ट जो है वो एक्सीडेंटल नहीं है। दैट मीन्स एक इंसान ने जो एक्ट किया है वो इंटेंशनल एक्ट था, या एक पर्टिकुलर नॉलेज से किया था। इस पे जो इलस्ट्रेशन है, दैट इज अ डिसीजन ऑफ प्रिवी काउंसिल इन मार्किन वर्सेस अटॉर्नी जनरल फॉर न्यू साउथ वेल्स। एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल है इसकी। इस केस में जो एक्यूजर था जॉन, उसका नाम था, और उसकी बेबी जिसका नाम था सारा मार्किन। एक्यूजर कौन था यहां पे? जॉन और उसकी बीवी सारा मार्किन। उनको प्रोसिक्यूट किया गया कि उन्होंने एक बच्चे का मर्डर किया है, होम दे हैड अर्लियर अडॉप्टेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। वो बच्चा उनका अपना बच्चा नहीं था, अडॉप्टेड सन था। अब अडॉप्टेड सन को मारने का इल्जाम था तिमन दोन बर्सन पे, जॉन और उसकी बीवी पे, ठीक है। अब बच्चा जो है, ही वॉज फाउंड बुरीड इन द यार्ड ऑफ द हाउस। उसको आंगन में ही उन्होंने क्या किया था? दिस इज एलिगेशन। ये एलिगेशन थी उन पे कि उन्होंने मारा था और उसके बाद उन्होंने उसको बुरी किया था, दफनो मुतो कहते पन्ने से आंगन में, ठीक है। विच दे ऑक्युपाइड फॉर द टाइम बीइंग। और वो मकान भी, वो आंगन भी उनका नहीं था, उन्होंने उस मकान को, उस आंगन को टाइम बीइंग के लिए ऑक्युपाई किया था, ठीक है। वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी। अब उनके डिफेंस ने अपने डिफेंस में ये कहा दैट द चाइल्ड डाइड ऑफ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, नेचुरल कॉज। हमने उसको नहीं मारा, वो खुद ही मर गया था नेचुरल वजह से, ठीक है। अब उनके उस डिफेंस को ओवरथ्रो करने के लिए उनने क्या कहा? हमने नहीं मारा, ठीक है, हाँ, ये खुद ही मरा, ठीक है। अब उस डिफेंस को ओवरथ्रो करने के लिए कोर्ट में एविडेंस ऑफर की गई कि ये जॉन और सारा मार्किन जो है, उन्होंने इससे पहले भी अर्लियर ओकेजन्स पे बहुत सारे बच्चों को अडॉप्ट किया था, ठीक है। और हर किसी अडॉप्शन में, हर किसी केस में वो जब बच्चे को मारते थे, पहले अडॉप्ट करते थे, उसके बाद मारते थे, किडनी ऐसा कड़ान, क्या ऐसा कड़ान, तम पत दफनावन तमिस कत तथ आंगनस मकानस किरायस पे हवान, मोर बच्चे दफनो मकलो कीस, गई बेस मकानस मज रोटुक किरायस पे ओनुक बच्चे मंग मोर। इससे पहले भी उन्होंने बहुत बार ऐसा किया था, बच्चों को अडॉप्ट करने के बाद वो बच्चों को मारते थे, और जिस मकान को वो किराए पे लेते थे उसी के आंगन में वो बच्चे को दफनाते थे। आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इससे हर किसी केस में, हर इस एक्ट से पहले यहां पे जो एक्ट था, मैंने आपको कल बताया था रूल, क्योंकि एविडेंस ऑफ सिमिलर फैक्ट्स की एविडेंस कोर्ट में रेलिवेंट नहीं मानी जाती है, क्योंकि हर कोई के जो है इसको डिसाइड करना होता है अपॉन इट्स ओन फैक्ट्स कि क्या इन्होंने इस अडॉप्टेड सन को मारा या नहीं मारा, क्या इन्होंने उसे इस आंगन में दफनाया या नहीं दफनाया। कोर्ट को रूल के हिसाब से यह नहीं देखना था कि इससे पहले उन्होंने क्या किया था। आपको समझ में आ गया। लेकिन अपने डिफेंस में उन्होंने क्या किया था? क्या कहा कि हमने नहीं मारा। आपको समझ में आ गया। दैट मीन्स उन्होंने ये कहा कि ये जो हुआ है, जो डेथ हुई है, इट इज नॉट इंटेंशनल, इट इज नॉट इंटेंशनल। वो डिफेंस बनाया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बहुत बार ऐसा किया था, सिमिलर ऑकरेंसेस थी। उससे क्या हुआ? ये डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट जो है
डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट जो है वो क्या होता है, ओवरथ्रो हो जाता है। आपको समझ में आ गया। और जब डिफेंस एविडेंस ऑफ सिमिलर फैक्ट्स की मदद से किसी इंसान ने जो अपने डिफेंस में एक्सीडेंट को सेटअप किया होता है, अगर वो डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट ओवरथ्रो हो जाता है तो उस सूरत में एविडेंस ऑफ सिमिलर फैक्ट्स रेलेवेंट मानी जाती है। आपको समझ में आ गया, ये पहली चीज। दूसरी, टू प्रूव मेंटल एलिमेंट, सेक्शन 14, टू प्रूव मेंटल, दिस आर एक्सेप्शंस टू प्रूव मेंटल एलिमेंट, परसों हम पढ़ रहे थे। एक इंसान कोर्ट में एविडेंस ऑफ सिमिलर फैक्ट्स एडमिसिबल बन जाते हैं जब एक इंसान का स्टेट ऑफ माइंड यानी कि नजरिया कोर्ट में एस्टैब्लिश हो जाए। अगर एविडेंस ऑफ सिमिलर फैक्ट्स की मदद से एक इंसान का स्टेट ऑफ माइंड कोर्ट में एस्टैब्लिश हो जाता है तो उस सूरत में एविडेंस ऑफ सिमिलर फैक्ट्स रेलेवेंट माने जाते हैं। आपको समझ में आ